a happy person. No, you are wrong by saying my laughter is louder than yourself. You're freaking out. No one knows what I feel and what I suffer. How long till I'm out of this place? How low can I bend till I break? All I know is I can't carry this no more. So how long? नमस्कार, आप सभी का जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ है जुगटा एकेडमी के फाउंडर एंड एमडी सुरेश जुगटा सर। आज हम हिमाचल प्रदेश में पिछले महीने में आई बाढ़ से संबंधित विषय पर जुगटा सर से बात करेंगे और हम जानेंगे कि ये क्रम किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे के कारण क्या क्या है। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे इस पूरे के पूरे आपदा के दौर से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। व्यूअर्स भी सोचते हैं कि इसके बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, आप पिछले दिनों जंजैहली थुनाग वैली की तरफ गए थे, तो वहाँ पर आपने क्या पाया, क्या देखा? देखो, सबसे पहले तो मैंने ये पाया कि जो थुनाग वाला एरिया है, वहाँ पे जो डिज़ास्टर आया है, उससे जो त्रासदी हुई है, वो ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को अफेक्ट कर रही है। और वहाँ मैंने ये देखा कि लोगों के घर भी बहे हैं उसमें, और जो वहाँ की लैंड भी है वो भी डिस्टर्ब हुई है, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी करते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो भी अफेक्ट हुए ही है। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि जो ये डिज़ास्टर हुआ है, इसके पीछे एक ऐसी चीज़ हमें दिखती है जो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, जिसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए। और अभी एक सिग्नल मिल रहा है हमें कि आने वाले समय में इस तरह की जो आपदा है वो फिर से आ सकती है, तो हमें आगे के लिए तैयार रहना पड़ेगा और कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे अभी से ही। तो यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर, हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय में ये आपदाओं का जो क्रम है ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें बातें ये भी हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बारिश जिस प्रकार से भी है। तो आपके अकॉर्डिंग ये एक्चुअल में है क्या? क्या ये सही में प्राकृतिक आपदा है, या फिर इसमें कुछ एलिमेंट मानव जनित भी है? देखो, प्राकृतिक जो आपदा है, जिसको हम हज़ार्ड बोलते हैं, ये इस धरती पर हमेशा रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब वो हज़ार्ड, जो वल्नरेबिलिटी है, उसके साथ मिलता है, तो वो डिज़ास्टर हो जाता है। अब जो ये वल्नरेबिलिटी है, ये बढ़ाई किसने है? तो कहीं न कहीं इसमें जो रोल है, हम सब लोगों का ही है इसमें। तो हमें ये देखना है कि जिस तरह से स्थिति को हमने बड़ा नाज़ुक कर दिया है और उस हज़ार्ड का शिकार बनने के लिए बड़ा ईज़ी रास्ता दे दिया है, उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जो हैज़ार्ड थे वो तो है ही है, वो तो पहले से है, परंतु हमने कुछ ऐसे ऐसे हमने कुछ काम कर दिए हैं, इस तरह के कुछ हमारे जो इश्यूज नए आ गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। सो सर, क्या आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ बेसिकली हमने क्रिएट कर दी है आज के इस देखो, दौर अगर में? हम बात करें ना, ह्यूमन सेटलमेंट का एक कंसेप्ट रहा है। हिमाचल की जो 90% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती थी। तो हमारी जो सेटलमेंट है वो बड़ी कॉम्पैक्ट रही है और विलेज में रहती है। तो उसमें हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने क्या कर रखा था, जो घर बनाने की जो जगह आइडेंटिफ़ाई की थी, वो हमेशा एक सॉलिड रॉक के ऊपर होती थी, है ना? और आज की डेट से क्या हो रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है, उसका जो स्तर है, वो बढ़ता जा रहा है, और इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज़ है, इकोनॉमी के जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो भी आगे ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे हॉर्टिकल्चर है, एप्पल ऑर्चर्ड है, और या टूरिज़्म है। तो लोग अब अपनी जो सेटलमेंट कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, वो गाँव में नहीं बना रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कहाँ से हमें बेनिफिट मिलता है और कहाँ से सड़क बन रही है। जहाँ सड़क बनेगी, कोशिश करेंगे वहाँ घर बना दें। तो जहाँ ऑलरेडी सड़क बनी हुई है, तो वहाँ की जो लैंड है, वो ऐसे ही फ्रेजाइल हो रखी है। फिर दूसरा क्या होता है कि जो नदी नाले हैं, तो वहाँ पे पहले तो कभी पानी हुआ होगा उसमें,
और अब वो सूख चुके हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर से वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है ये बड़ी फैल गई है, चाहे लोगों के घर हैं, चाहे होटल्स हैं, चाहे सड़कें हैं। तो ये जो वजह है ये सबसे बड़ा कॉज है। और हमारी जो वैली भी है वो फिंगर वैलीज है। तो हमारे जो घर बने हुए हैं और टॉप पे नहीं बने उस वैली के, जो अब नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वो इसके ढलान के ऊपर बन रहे हैं, या तो लेफ्ट साइड में बन रहा है या राइट साइड में बन रहा है। तो वहाँ पे हम यही देखते हैं कि हमारे लिए हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए कैसे और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की जाए। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें ये भी आपने एक बात ध्यान देनी है कि जो भी डिज़ास्टर हुए हैं, अब देखना बहुत रेयर हो गया ऐसा जहाँ पे जो पुराने गांव है उसके ऊपर कुछ इस तरह की आपदा आई है। जहाँ भी आई है वो वहीं आई है जहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हुई है और जो कमर्शियली ज़्यादा साउंड एरिया माना जाता है। तो ये मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम रही है। अच्छा सर, आप के अनुसार बेसिकली ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर चाहे सेटलमेंट है, या फिर हमारा जो इकोनॉमी का एक ट्रांजिशन हुआ है, पहले जहाँ पर एक रूरल इकोनॉमी थी अब थोड़ा टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम हॉर्टिकल्चर को हमने कमर्शलाइज कर दिया है, उसी की वजह से हमारी सेटलमेंट भी स्कैटर्ड हो गई है। और दूसरा ऐसा भी है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें भी हमने देखा है कि जो हिमाचल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। और इस साल हमने ये भी देखा है कि अगस्त के महीने में भी कई 100 साल के बाद बर्फ़ पड़ी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपस में मिल रही है। और हिमाचल में आप देखोगे जो अपर वाला एरिया है, लाहौल स्पीति वाला एरिया है, वहाँ पे ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर से क्या करती है, लेक बन जाती है। तो वो लेक की जो नंबर है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरी दुनिया में ही हो रही है, इंडिया में हो रही है। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम रहते कहाँ पे। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे जो वल्नरेबल जो पार्ट है वो हमेशा हिमालय रहेगा। और हिमालय में हम लोग रह रहे हैं और हिमालय ही उन रिवर्स का सोर्स है जो पूरे नॉर्थ इंडिया को सींचता है। और वहीं पे एक ग्लेशियर है। तो ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हिमाचल के लिए कि हम इस हिमालय में रह रहे हैं और जिसका जो खमियाजा है पूरी ग्लोबल वार्मिंग का तो सबसे ज़्यादा क्या है, हिमालय रीजन ही भोगेगा। अच्छा, तो सर एक रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी हुई है स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि आप जो है कुछ स्टेप्स लो, अदरवाइज शिमला जो है कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा या फिर हिमाचल जो है कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। सो इस स्टेटमेंट को आप हिमाचल प्रदेश में जिस स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरह का टूरिज़्म का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, या फिर जिस तरह के जो है यहाँ पर अगर आप दूसरे सेक्टर भी देखो जैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, जिस दिशा में हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी जा रहा है, इसके कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखो सिंपल सी बात है, हर एक स्टेट को डेवलपमेंट चाहिए। हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। डेवलप तो होना है, इकोनॉमी ग्रो करना है। बट हमको ये देखना है कि जो हमारी जो डेवलपमेंट है वो कितनी सस्टेनेबल है। अब यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी का जो मतलब ये है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो लंबे समय तक चले और इन्वायरमेंट के साथ कम से कम छेड़छाड़ हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली है उसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए और एक कलेक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए इसके पीछे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करे, स्टेट गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि हमारे स्टेट के लिए ये बात बोली गई है। और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नेंस है, उसको समझना चाहिए। और उससे भी जो बड़ी बात है ना, जो हिमाचल के जो नागरिक है उनको ये बात समझनी पड़ेगी और अंत में हम ही इस चीज़ को भुगतने वाले होंगे। हमारे ऊपर ही सबसे बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने नॉर्मली देखा है कि हम चाहते हैं कि हमारी ये जो स्टेट है, हमारे घर के सामने, हमारी तहसील में, हमारी पंचायत में पूरे साल डेवलपमेंट चलती ही रहे बस। अगर डेवलपमेंट होगी तो रोड बनेंगे, डैम बनेंगे, लैंड फ्रेजाइल होगी, तो कहीं न कहीं हमें रुकना भी तो पड़ेगा कि कहाँ ना एक एक तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी कि हमें कितनी डेवलपमेंट चाहिए और हमें किस हद तक आगे जाना है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये सोसाइटी के भी है, लोकल लेवल पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, एनजीओज़ के है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। और आप ये भी देखो कि जो पहले क्या था, जो डेवलपमेंट होती थी वो थोड़ी-सी स्लो प्रोसेस से भी होती थी। और आज की डेट से क्या है कि टारगेट बड़े मतलब फ़ास्ट तरीके से वो अचीव करने होते हैं। तो एकदम से इतना बड़ी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और 90 डिग्री में आपके जो कटिंग हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, तो सबको ही ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये तो एक आर&डी का भी फैक्टर है। तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हिमाचल में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए एक्सपर्ट की सहायता लेनी चाहिए। तो सर आपके अकॉर्डिंग बेसिकली जो डेवलपमेंट का पैमाना है, जिस स्केल पर डेवलपमेंट प्लेन्स में होती है उस स्केल पर पहाड़ों में बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट होनी जैसे हम चाहिए। एचएएस का सिलेबस देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर डेवलपमेंट।
तो डेवलपमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है वो तब तक पास ही नहीं होता जब तक इन्वायरमेंट के क्या परिणाम निकलेंगे उसकी प्रॉपर एक असेसमेंट ना हो, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपको एक बार फिर से जंजैली की तरफ लेना चाहूँगा कि जंजैली बेसिकली एक तरह का न्यूक्लियस ही हो गया है। अगर हम बात करें ये जो क्रम आ रहा है, आपदा का जो क्रम आ रहा है, इसमें जंजैली में लगातार बहुत जो है नुकसान हमने अभी रिसेंटली देखा है। तो इसमें बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करूँगा, खासकर जिस प्रोफेशन से आप आते हैं वो प्रोफेशन है स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपदा आई है वहाँ से वहाँ की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, चाहे वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या फिर जो हमारे जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कोचिंग करने वाले जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है, उनकी मानसिकता पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इस आपदा से? जब इस तरह की आपदा आती है तो शायद स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो प्रायोरिटी नहीं रहता। तो उस टाइम जो प्रायोरिटी रहती है कि लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों को रिहैब किया जा रहा है, तो इस समय स्टूडेंट्स थोड़े से निगलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी इस दौर से गुजरा हूँ। तो 97 में हमारे जो चटगाँव में थी बाढ़ आई थी, तो हम वहाँ पढ़ते थे स्कूल में। तो सबसे पहले हमारा स्कूल बह गया था, तो वो आधी बिल्डिंग उसमें बह गई थी। तो काफ़ी समय तक तो क्या था, वहाँ पे जो शेड बनाए गए थे वहीं पे क्लासेस लगती थी। तो प्रायोरिटी पे ना रख के उसको, तो प्रायोरिटी में जो और चीज़ें होती है उनमें ध्यान दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ के जो बच्चे हैं तो कहीं न कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है इस तरह का, उनके ऊपर जो उनकी मानसिक स्थिति है वो थोड़ी-सी चैलेंज में आ जाती है ना? और उनमें इतनी समझदारी नहीं होती कि हमें करना क्या है, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो आगे बता नहीं पाते, उनको उतनी हेल्प पहुँच नहीं पाती और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको वापस बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये देखा जब मैं वहाँ पे गया झंझेली में, तो मैं कॉलेज में मिला वहाँ पे और स्कूल में गया, और बल्कि स्कूल के जो बच्चे हैं अभी तो +1 +2 में, वहाँ से मुझे वापस भी कॉल आने लग गए। तो वो बड़े कंसर्न है इसके प्रति कि भाई हमें हमारी पढ़ाई ना अफेक्ट हो जाए। और कॉलेज में जाके तो मैं सबसे बढ़िया चीज़ ये मिली, जो वहाँ का स्टाफ था, प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने हमें कुछ नंबर भी सजेस्ट किए। ये बताया गया कि ये अफेक्टेड बच्चे हैं जिनके घर बह गए हैं, तो हमने उनको डायरेक्टली हेल्प करने की भी कोशिश की है वहाँ पे। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है, बल्कि जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो तहसीलदार सर है, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला कि स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ एक लेवल पे होना चाहिए। ये तो बहुत ही आपका जो है बहुत ही अच्छा एक प्रोएक्टिव स्टेप है जहाँ पर आपने स्टूडेंट कम्युनिटी तक आप जो है पहुँचे। तो इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ के प्रशासनिक अमले से, खासकर तहसीलदार साहब से आप मिले, तो उसके साथ साथ आपने क्या पाया कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ तक बेसिकली जो रिलीफ प्रोविजंस है उनको प्रोवाइड कर पाया देखो, है? गवर्नमेंट के हिसाब से जो होना चाहिए वो कर रही है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कनेक्टिविटी है नहीं है। हमने जो देखा है, मैं आपको वहाँ की कंडीशन बताऊँ, तो वहाँ पे क्या है कि जो वैली है, उस वैली में बहुत सारे नाले। ऐसा नहीं था कि जो ये फ्लड आया है कि एक रिवर में आया है। तो वो जितने भी उसके सराउंडिंग नाले थे, चारों तरफ से जो नाले आ रहे थे, उन सब में ही पानी आ गया था। और जो टॉप में शिकारी माता का जो मंदिर है, वहाँ पे इसका जो सेंटर था, वहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहीं से जो फ्लैश फ्लड बनना स्टार्ट हो गया था। तो प्रशासन क्या है कि वहाँ पे जो काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो मैंने नोटिस की है कि पहली बारी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल लोग हैं, उन्होंने तो कंट्रीब्यूशन किया ही किया है कि जो पूरे हिमाचल के और भी लोग हैं वहाँ जा जा के, और ख़ासकर मैंने तो ये भी देखा है कि जो लोकल हमारे हिमाचल की सेलिब्रिटीज़ है, वो भी वहाँ पे गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सोशल मीडिया का एक रोल है, वो भी दिखता है। कई बारी ये भी लगता है कि सोशल मीडिया में क्यों वीडियो डाल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 2-4 लोगों को और पता चल जाता है कि वहाँ पे इस तरह से लोग अफ़ेक्ट हुए हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो जो वहाँ पे हेल्प करने वाले लोग हैं और उनसे थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं, तो उस एरिया के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। तो ये कलेक्टिव जो एफर्ट्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे लोकल का है, चाहे जो सोशल मीडिया है, चाहे कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हैं उनका भी है। तो क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो लगता है कि वहाँ पे पहुँचना मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है वहाँ पहुँचना। क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो स्थिति है वो उतनी स्टेबल नहीं है। एकदम से बारिश हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अभी फिर से दोबारा से वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बन सकती है। क्लाइमेट चेंज तो ठीक है कि ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है उस लोकेलिटी का या फिर उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, ऐसी बात आ रही है कि कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है उसी एरिया में लोकलाइज्ड रेन के लिए। तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर है
या फिर जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं कि डेवलपमेंट में हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हमने रिवर को जो है इम्बैंक कर दिया है, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बना दिए हैं। क्या वहाँ की जियोग्राफी, यूनिक जियोग्राफी के साथ ये जो हमने बेसिकली वाटर के बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए हैं, क्या ये दोनों चीज़ें आपस में मिल रही है जिसकी वजह से ये क्रम लगातार बढ़ देखो रहा ना, है? एक बड़ा मल्टीपल फैक्टर्स है इसके। अगर आप देखोगे, जैसे हमारा जो हिमाचल है, शिवालिक है, मिड हिमालय और ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे जो जो ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी, वो आ रही है मिड हिमालय, जो धौलाधार वाली जो रेंज है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब उसमें क्यों दिक्कत आ रही है, अगर हम सही से देखें, इसमें जितनी भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, ज़्यादा इस रेंज में हो रही है। चाहे टूरिज़्म वाली एक्टिविटीज़ है, और चाहे हमारे ऑर्चर्ड है, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और सड़कें बन रही है, टनल्स बन रही है। और यहाँ पे साउथ में इसके सतलुज बहती है, और नॉर्थ में इसके ब्यास रिवर बह रही है, और इसका बहुत बड़ा एक कैचमेंट एरिया है। तो अगर ये एरिया एकदम से डिस्टर्ब रहेगा, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो दिख रही है। और आप देखो, पिछले साल भी क्रम जो है स्टार्ट हो गया था, तो जो श्रीखंड महादेव वाला एरिया था, वहीं से जो समेज खड्ड है, गानवी खड्ड है, उसमें बाढ़ आ गई थी। फिर उसके बाद आप इधर को निकल रहे अभी सराज की तरफ, तो इस साल यहाँ दिख रहा है, जो थुनाग जगह है, वहाँ पे जो छोटा सा नाला है, रिवर है, वहाँ पे ये डिज़ास्टर हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, तो ये पूरी बेल्ट ही इस तरह से बन रही है, जहाँ पे डिज़ास्टर काफ़ी हो रहा है। और एक ज्योग्राफिकल रीज़न इसमें ये भी है कि जहाँ पे पहाड़ काफ़ी ऊँचे हैं एज़ कम्पेयर टू जो शिवालिक वाला एरिया है, तो उसमें क्या होता है कि जो ओरोग्राफिक जो रेनफॉल है, वो जल्दी होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि जो एयर है एकदम से अपलिफ्ट हो जाती है, और उसका जो ऊपर जो उसमें जो मॉइस्चर बनता है, जो बादल बन जाते हैं, वो जल्दी से बनेंगे, और जल्दी से ही वो गिरेंगे, और बड़े रैपिड जो इसकी स्पीड रहती है, उसमें ये गिरता है। जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें भी ये बता रहे हैं कि जो पहले एक मानसून का जो स्पैन था, वो 90-80 डेज़ का स्पैन रहता था, तो उसमें जो पानी जो वर्षा होती थी, वो धीरे-धीरे होती थी, और डिस्ट्रीब्यूट होती थी, और प्रॉपर तरीके से होती थी। अब क्या हो गया है कि जो ये जो स्पैन है, ये 40-45 डेज़ ही रह गया है। तो अब उसमें ही क्या है कि जो सारा पानी है, वो ज़्यादा ज़्यादा नीचे को आ रहा है, और इससे क्या होता है कि जो ये क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, और एकदम से फ्लश फ्लड का रूप धारण कर लेता है। तो कहीं न कहीं क्या है कि जो मल्टीपल जो इफ़ेक्ट है, ये सारे ही मिल रहे हैं। और इस एरिया में जो लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, खासकर कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, वो ज़्यादा हो रही है। तो ये हमें सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। सो सर, आपने ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है मिल करके ये सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा इसके इम्पैक्ट्स पर। तो हमने एक इम्पैक्ट देखा कि स्टूडेंट कम्युनिटी अफेक्ट हुई है, तो मैं दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी थी, वहाँ के जो कारीगर थे, उसी के साथ साथ खासकर यहाँ इस क्षेत्र के जो फार्मर कम्युनिटी थे, उन पर इस तरह की आपदा का कितना इफेक्ट हुआ है। इसका जो इफ़ेक्ट जो मैंने नोटिस किया है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस, कि इंसान को ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि अब कैसे करें, कहाँ से हम स्टार्ट करें, कन्फ्यूज़ है। और आपने सुना होगा, वहाँ पे जो बक्सैट वैली है, उसको हिमाचल प्रदेश की पॉली हाउस वैली बोलते हैं। तो उन लोगों ने पॉली हाउस का जो काम था, वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे वो लोग ना, और इको टूरिज्म के लिए बड़ी फेमस जगह बन गई थी वो, और एक्टिविटी बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो एक्टिविटीज़ है, वो कहीं ना कहीं हर लेवल पे हैम्पर हुई है। और वहाँ के जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेत भी टूट गया उनके, और जो पॉली हाउस वाला काम था, वो भी अफेक्ट हो ही गया है। ठीक है ना, कनेक्टिविटी नहीं रही है, और एनिमल हस्बेंड्री है, वो भी अफेक्ट हो गई है ना, स्टूडेंट हो गया, शॉपकीपर हो गया है ना, बिजनेस की एक्टिविटी कम हो गई है। तो इसमें क्या है कि अब उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, वो दोबारा उस लेवल पे लेके जाना, और उनको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अपने लेवल पे कितना ही उनको हेल्प कर पाएगी, और जो अभी बाहर से हेल्प मिल रही है, वो भी कितनी मिलेगी, अंत में तो उनको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि एक सेक्शन इससे अफेक्ट हुआ होगा, इससे पूरा सिस्टम ही अफेक्ट हुआ है। बट मैं बार बार ये एक बात बड़ा फोकस कर रहा हूँ कि अगर उसको एक केस स्टडी के ऊपर देखा जाए कि ऐसा हो सकता है, तो ये फ्यूचर में हिमाचल में कहीं भी हो सकता है। तो ये जो फ्यूचर के जो एक सिग्नल है, उसको एक थ्रेट के तौर पर समझ लेना चाहिए। सर, आपने एक बात कही कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं इन लोगों को दोबारा खड़ा करने में, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, इनका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में गवर्नमेंट का, या फिर दूसरे जो कंट्रीब्यूशंस आ रहा है कम्युनिटी की तरफ से, वो भी कितना ही होगा। कहीं ना कहीं लोगों को फिर से खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जो आर्थिकी है उसको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा, घरों को बनाना पड़ेगा। बट सर, मैं यहाँ पर एक
नया चेंज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बेसिकली जब हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो पहले तो एक बात होती थी कि सिर्फ गवर्नमेंट या फिर प्रशासन की तरफ से ही उम्मीद की जाती थी कि वो आगे आए और लोगों को रेस्क्यू करे, रिलीफ प्रोवाइड करे, रिहैबिलिटेट करे। बट इस बार ये जो सोशल मीडिया का एक दौर चला है, इसमें हमने देखा है कि अलग अलग कॉर्नर से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, चाहे हिमाचल की बात करो, इवन आउट ऑफ हिमाचल की तरफ से भी जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो कैश में करो, चाहे या फिर काइंड में करो। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ये इस तरह के सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल देखो, साबित हो रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, और वो वही जानता है जो वहाँ पहुँचता है। अब वहाँ जाके अगर उन्होंने और ज़्यादा एक आधा वीडियो बना दिया और लोगों को और बता दिया, तो उससे 2 लोग अगर और इन्फ्लुएंस होके वहाँ पहुँच जाते हैं, तो बेनिफिट है इसका। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के तो दुरुपयोग ही बहुत हो रहे हैं, कितने ही गलत उपयोग हो रहे हैं और कितने लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। बट इसमें तो कुछ फ़ायदा भी तो हो रहा है, चाहे जैसे मर्ज़ी हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत सही चीज़ है और ये होनी चाहिए। और अगर आज के दौर में भी हम इसका यूज़ नहीं करें सोशल मीडिया का, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है? तो ये पॉज़िटिव है, बेस्ट है। सर, इसमें मैं थोड़ा-सा आपकी तरफ से या फिर आपकी टीम की तरफ से जो वहाँ पर हेल्प हुई है, क्या वो एक मोटिवेशंस थी जिसकी वजह से आपने वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर जाने के बारे में सोचा, ये आपने स्टेप देखो, लिया कि हमें वहाँ मोटिवेशन जाना? सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक टीम मोटिवेशन होती है। तो हमारी जो एकेडमी है, जैसे आप लोग हैं, हम सब इस चीज़ को तो मानते हैं कि कहीं न कहीं जो कुछ भी है हम एक सोसाइटी की वजह से हैं। अगर हम पीछे अपने 10-15 साल पहले देखे जाके, तो शायद इतने कैपेबल नहीं थे। तो आज की डेट से अगर सोसाइटी से कुछ मिला है, तो हमारा दायित्व बनता है उसको कंट्रीब्यूट भी करें। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, मैं कुछ ऐसे अफेक्टेड एरिया से आता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि जब बाढ़ आती है स्थिति कितनी गंभीर होती है। तो दूसरा फैक्टर ये भी रहा था। और तीसरा क्या था कि हमने जो एक मुहिम चलाई थी फंड रेज़ करने के लिए, उसमें बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया। हमारे पूरे स्टाफ ने कंट्रीब्यूशन किया और हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। मेरे कुछ दोस्त थे, नोन थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। और मैं डीएवी कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया कि इस तरह की हमें हेल्प चाहिए। तो डीएवी कॉलेज में जो वहाँ की एनएसएस विंग है, उन्होंने जा के फंड इकट्ठा किया और कुछ सामान इकट्ठा किया जिसको हम वहाँ तक पहुँचा पाए। तो मैंने ये भी देखा है कि अगर आप लोगों को साथ जोड़ोगे किसी अच्छे काम के लिए, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भी जुड़ने के लिए आपके साथ तैयार रहते हैं। अगेन इसमें मैंने देखा ये कि जो सोशल मीडिया, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमने सोशल मीडिया का इसमें यूज़ किया था। तो ये इस तरह से हम वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाए। अच्छा, उसका भी हमने एक तरीका देखा। तो पहले जो हमारी जो टीम थी, जब आप लोग ही गए थे, तो 1-2 बारी आप गए वहाँ पे, सामान लेके गए जो ज़रूरत थी। फिर बाद में मैं ये पता चलता है कि जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ा-सा वहाँ पे कनेक्शन जुड़ा, तो वहाँ से ये पता लगा कि जो लोगों की बेसिक नीड है, चाहे राशन है, चाहे कपड़े हैं, वो फुलफ़िल हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो लोगों को है, पैसे की भी ज़रूरत है। तो हमने कुछ फंड इकट्ठा किया और अब जब हम वहाँ पहुँचे, तो पहले ये देखा कि पैसा देना किसको है। तो सबसे अच्छा काम हमने किया कि एक टारगेट जो था, टारगेट ग्रुप है, जिस तक पहुँचना चाहिए उसी के तक पहुँचाने की हमने पूरी कोशिश की। हमने टाइम लगाया, हमने एकदम से नहीं अपना जो पैसा ले गए थे, क्योंकि हमारी भी अर्न्ड मनी है और बाकी लोगों ने भी जिन्होंने दिया, तो हमें लगा कि टारगेटेड ग्रुप तक पहुँचना चाहिए। तो वहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने हमें बड़े सही से गाइड किया। फिर हमने ये भी देखा कि जो वो मेन है जगह, थुनाग, झंझेली और बक्सेड वाला एरिया है, उससे अपर वाले एरिया में उसके जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे भी डिज़ास्टर हुए थे। पर वहाँ तक क्या था, ना वो लोग नीचे पहुँच पा रहे थे, ना वहाँ तक हेल्प पहुँच पा रही थी। क्यों नहीं पहुँच पा रही थी कि जैसे ही वो लोग उतरते थे नीचे, तब तक बारिश हो जाती थी। या तो देने वाला वापस चला जाता था, या तो लेने वाला वापस चला जाता था। फिर हमने क्या किया, जो हमें बड़े अच्छे इनपुट मिले वहाँ पे, सबसे पहले सुबह मैं गेस्ट हाउस में, वहाँ पे एक लंगर से चल रहा था, तो वहाँ पे जब हम ब्रेकफ़ास्ट करने गए, तो मुझे एसडीआरएफ के जो जवान थे वो मिले। तो सबसे पहले मैं उनको बताया कि आप बताओ कि हमें किसको फ़ंड करना चाहिए। तो उन्होंने 2-3 फैमिली में बताई कि सर आप इनको करिए, इनका जो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, इनका घर ख़त्म हो गया है। तो वहाँ से हमें एक अच्छी टारगेट मिल गया। फिर हम स्कूल में गए, तो स्कूल के जो टीचर्स हैं, हम देखो टीचर के साथ हम ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं, तो उन्होंने हमें अपने स्टूडेंट के जो परिवार वाले थे, उनको आइडेंटिफ़ाई करवाया।
फिर उसके बाद जब हम कॉलेज गए, कॉलेज से हमें और बढ़िया पता चला कि किसको दिया जा सकता है। फिर प्रॉब्लम क्या थी कि उन लोगों तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे। फिर हमने क्या किया, फ़ोन किया उनको और उनको स्पेशली फ़ोन करके बुलाया और वो लोग आए। तो हमने सड़क में ही जाके उनको जो भी हम हेल्प कर पाते थे। तो इस तरह से मैंने ये देखा है कि टारगेट को पकड़ना बड़ा सही है, ताकि सही इंसान तक वो चीज़ पहुँच पाए और जिसको सख्त ज़रूरत है। और हमारा ये भी टारगेट था कि हम ज़्यादा हेल्प उनको करेंगे जिस घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, कोई सुंदरनगर में पढ़ रहा है, कोई शिमला में पढ़ रहा है, कोई चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि उनको वापस बुलाया जाए, है ना? तो इस तरह से हमने कुछ अपने तरीके से हेल्प करने की कोशिश की है। सो सर ये तो बहुत ही वेलकमिंग एक स्टेप था जो आप वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर गए। बट यहाँ पर आपने एक बात भी की कि हमने पहले जो है एक टारगेटेड रिलीफ आपने प्रोवाइड किया है, आपने पहले इनपुट्स लिए, लोगों को देखा कि इसको ज़रूरत है वहाँ पर। तो अभी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग कॉर्नर से लोग जो है सोच रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ पर पहुँचा जाए, और जो लोग हैं तो वहाँ पर जो अफेक्टेड पीपल्स है उनको किसी न किसी तरह का प्रोविजनिंग या फिर जो कैश है, कैश में हेल्प किया जाए। तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है वहाँ पर 2-3 दिन अभी पिछले रहे हैं, आपने पूरा ग्राउंड ज़ीरो की जो सिचुएशन है उसको आपने देखा है। तो ऐसे में उन लोगों को बताएं ज़रा कि किस तरह से आप वहाँ पर जाकर टारगेटेड वे में अपनी जो प्रोविजनिंग है उसको कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़िए, पंचायत प्रधान है और एसडीआरएफ की टीम है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और अपने खुद कनेक्शन बनाइए, लिंक बनाइए और उनको हेल्प पहुँचाइए। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जैसे पहले हमने पढ़ना सीखा, फिर हमने एकेडमी चलानी सीखी, और जब मैं 2-3 दिन यहाँ पे रहा हूँ, तो मैंने और भी बड़ा कुछ सीखा यहाँ पे, कि अगर आगे भी हमें कुछ लोगों की हेल्प करनी है, किसी भी क्षेत्र में करनी है, तो किस तरह से की जा सकती है और क्या एक तरीका रहता है। तो हर चीज़ एक मैनेजमेंट है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो हमने सीखा है। तो आगे के लिए भी मैं, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किसी भी जगह भी, कहाँ कहीं भी करना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि समय के साथ देखें कि क्या कंट्रीब्यूट करना है। जब शुरू में आपको पता है कि फूड की और कपड़े की ज़रूरत होती है, फिर ऐसा नहीं कि हमेशा रहती है ज़रूरत, फिर अगला स्टेप कुछ और होता है, फिर अगला स्टेप कुछ और होता है। तो वो असेस करना ज़रूरी है कि किस तरह से हेल्प की जा सकती है। तो वो मैंने खुद पर्सनल लेवल पर भी ये चीज़ें सीखी है। तो मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे जो व्यूअर्स है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कम्युनिटी है। साथ में ये जो टॉपिक है, ये जो बात है बेसिकली हिमाचल की पहाड़ की बात है, तो और भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं। तो आप थोड़ा सा जो आपने इंसाइट वहाँ पर लिया है उससे हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को क्या सीखना चाहिए, वो बात जरा स्टूडेंट बताएं। कम्युनिटी को सबसे पहले कि आपको थोड़ा सेंसिटिव होना ज़रूरी है, नेचर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने स्टेट के प्रति। और उससे बड़ी बात है कि जब आप तैयारी कर ही रहे हैं, आपको अपने सिलेबस को भी समझना ज़रूरी है। अगर हम सिलेबस को देखेंगे, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, ये बहुत सारी चीज़ें दी गई है। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे ये काम करते हैं और क्यों डिज़ास्टर होता है, और कैसे रिलीफ पहुंचाया जाता है ना, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हिमाचल का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप सही से समझोगे ना इन बातों को, और उसके कॉज़ देखोगे कि अगर ये जो क्लाउड बर्स्ट है वो किस जगह पे हुआ है, शिकारी के नीचे जो पास है वहाँ पे हुआ है, और शिकारी माता के उस तरफ करसोग है, इस तरफ ये जंजेली वाला एरिया आता है, तो आपको एक टोपोग्राफी समझ आ जाएगी। और टोपोग्राफी के साथ साथ आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस तरह के जो फ्लैश फ्लड है, ये इस मिड और ग्रेटर वाले एरिया में क्यों होते हैं, है ना? शिवालिक में क्यों नहीं होते हैं, तो वो आप समझोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नेंस का एक पार्ट होता है, तो गवर्नेंस का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे सर्विसेज सारी ही देनी पड़ती है एक साथ ही। यहाँ पे हेल्थ की सर्विसेज भी रहेगी, फूड की भी रहेगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे गवर्नेंस का एंगल भी आप समझते हो। और जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें थोड़ी केस स्टडी लिखनी पड़ती है, एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। तो ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप इसको अगर पर्सनली टच करोगे किसी चीज़ को, तो आपके जो आंसर है वो बेहतर बन जाएंगे, और आप जब इंटरव्यू जाओगे बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। और जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो बड़े मैच्योर लोग होते हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई कहीं इसको ऐसा तो नहीं सिर्फ इसको किताबी ही ज्ञान है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको किताबी ज्ञान के साथ-साथ जो रियलिटी है वो भी पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि इन चीज़ों को फ़ील करें, उनको पढ़ें, क्योंकि जब आप आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपको ये प्रैक्टिकल में चीज़ें करनी है ना? तो ऐसा लगता है मुझे, किताबी रट्टा मारने वाला ना बने और चीज़ों को समझें। अब ये आज डिज़ास्टर है, कल के लिए कुछ इकोनॉमी में क्राइसिस आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है, डिफ्लेशन आ सकता है, उसको भी इसी तरह से फ़ील करिए, उसको इसी तरह से समझिए। तो जितना आप प्रैक्टिकली ये चीज़ों को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे,
उतना आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा, और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत रहती है। और ये भी देखना, कई बार जब हम किताबें पढ़ के आज की डेट से सिलेक्शन उतनी नहीं होती है। सिलेक्शन उनकी हो रही है कि जो फ्रेश है बच्चे, जो समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, रिजिड नहीं है वो लोग। आपने देखा होना भी एलाइड का रिजल्ट आया है, और मैक्सिमम सिलेक्शन तो उनकी हुई जिन्होंने पहले दूसरे ही मेंस लिखे थे। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि जो नॉर्मल सी बातें हैं उनको लिख पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी बात है, तो उनको समझना चाहिए और अपने स्टेट के प्रति थोड़ी संवेदना भी बढ़ानी चाहिए। आपने ये बात की कि जो फ्रेशर्स है वो ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर हमने ये भी देखा है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी सिलेक्ट, उनका भी सिलेक्शन का रेट ठीक ही है, क्योंकि वो क्योंकि वो लोग भी प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड देखते पर हो। गए। और देखना जो लोग सर्विस में होते हैं, तो उनके आंसर राइटिंग में ये चीज़ें दिखती है। हम जब टेस्ट सीरीज करवाते हैं तो उसमें हमें दिखती है चीज़, और वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। प्रवीण शर्मा थे हमारे पास, जो टॉपर बने थे 2 साल पहले, तो उन्होंने जॉब किया था एयरफोर्स में, तो उनके पास इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रियलिटी पता थी, है ना? तो सर्विस में देखना आपने पिछले साल 60% जो रिजल्ट है उन लोगों के, क्योंकि उनको पता है कि काम कैसे होता है, वीडियो कैसे काम करता है, पंचायत में कैसे काम होते हैं, एनजीओ के साथ कैसे काम होता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सर्विसेज की डिलीवरी कैसे होती है। तो ये बात बड़ी समझनी ज़रूरी है। सो सर, आपका इस पॉडकास्ट में हमें इतना इंसाइट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये हमारी जो आज की बातचीत थी इसको हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। होपफुली ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन था, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे के पूरे इश्यूज़ को लेकर, वो आप सभी को मिल गई होगी। इसी के साथ फिर अगली टॉक में हम दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।